Hello friends, good morning to you all and welcome to our own YouTube channel Logical Competitive Forum. In this lecture we are going to see the most important series of the English version of the August month of Pratiyogita Darpan, and this series is economic series. So let's we start. As here we see that India sees reduction in stunting but wasting ओबेसिटी आर कंसर्न्स। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इंडिया जो है रिड्यूस्ड किया स्टंटिंग में, लेकिन वेस्टिंग और ओबेसिटी अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि अकॉर्डिंग टू जॉइंट मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय यूनिसेफ, WHO एंड वर्ल्ड बैंक। तो यह जॉइंट मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट जो है वह कौन रिलीज करता है, कौन जारी करता है? तो यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जो कि हमें बताएगा स्टंटिंग और वेस्टिंग और ओबेसिटी के विषय में। तो ज्वाइंट मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट रिपोर्ट सेज देयर इज इनसफिशिएंट प्रोग्रेस टू रीच द 2025 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्लियरली डिफाइंड होता है कि इंडिया जो है वह अपने गोल को रीच नहीं कर पाएगा। और गोल क्या है? तो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू SDG टारगेट टू 2030 को इंडिया रीच नहीं कर पाएगा। ये क्लियरली डिफाइंड किया जा रहा है ज्वाइंट मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट के द्वारा, और ये रिलीज होता है यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है कि ज्वाइंट मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट रिलीज किया जाता है यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ये रिपोर्ट कह रहा है कि इंडिया जो है सक्सेसफुली रीच नहीं कर पाएगा अपने टारगेट को 2025 तक। 2025 का क्या टारगेट है? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का टारगेट है ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को फुलफिल करना 2025 तक, जबकि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 2 को पूरा करना है। और SDG 2 क्या है? तो SDG 2 है जीरो हंगर। SDG 1 क्या है? नो पॉवर्टी, एंड SDG 2 क्या है? जीरो हंगर। क्लियर? इसी में हम लोग देखते हैं वेस्टिंग स्टंटिंग को डिटेल्ड में। चाइल्ड वेस्टिंग refers to a child who is too thin for his or her height. That means कोई चाइल्ड अपने हाइट के रेस्पेक्ट में यदि बहुत पतला है तो उसे हम लोग चाइल्ड वेस्टिंग कहेंगे। क्लियरली? रैपिड वेट लॉस और फेल्योर टू गेन वेट, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से वेट लॉस करेगा, वजन घटेगा और वेट गेन वह नहीं कर पाएगा, ये होता है चाइल्ड वेस्टिंग। जबकि स्टंटिंग एमोंग चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, एक चीज़ यहाँ और है कि चाइल्ड वेस्टिंग भी अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज में ही होता है, स्टंटिंग भी अंडर 5 ईयर्स एज में ही होता है। तो स्टंटिंग एमोंग चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया ड्रॉप्ड फ्रॉम प्रिवलेंस रेट of 41.6% in 2012 to 31.7% in 2022। तो 41.6% 2012 में था, अभी चाइल्ड स्टंटिंग कितना हो गया है? 31.7% 2022 में। क्लियर? चाइल्ड स्टंटिंग रेफर्स टू अ चाइल्ड हु इज़ टू शॉर्ट फॉर हिज हर एज। जबकि चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? तो कोई चाइल्ड जो बहुत छोटा है अपने हाइट में विथ रेस्पेक्ट टू हर और हिज एज, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक और रिकरेंट मेल न्यूट्रिशन। ये लगातार यदि कोई चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन को फेस कर रहा है, कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो उस चाइल्ड में ज़्यादातर चाइल्ड स्टंटिंग देखा जाता है, जो क्या है? तो चाइल्ड जो कि बहुत छोटा होगा हाइट में विथ रेस्पेक्ट टू हर एज के अकॉर्डिंग उसका हाइट छोटा होगा। जबकि वेस्टिंग क्या था? तो चाइल्ड हु इज़ टू थिन विथ रेस्पेक्ट टू हिज और हर हाइट। क्लियर? NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, जो 2019 और 21 के बीच रिलीज हुआ है, उसके अनुसार 35.5% 35.5% जो है चिल्ड्रेन हु इज़ स्टंटेड
compared to 38% in NFHS 4. Clear? Next. FDI equity inflows contracts 22% to $46 billion in financial year 2023. FDI इक्विटी जो है, FDI इक्विटी इनफ्लो वो कॉन्ट्रैक्ट्स किया है, घटा है 22% से टू $46 बिलियन इन टू फाइनेंशियल ईयर 2023. हाई इन्फ्लेशन, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसेशनरी ट्रेंड्स in developed economies. These are the reasons of contraction of FDI equity inflows in India. ये तीन जो कारण है, एक तो है हाई इन्फ्लेशन जो क्लियरली नन है, हाई इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई ज़्यादा है इसके कारण. दूसरा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन तभी होगा जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो. तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग कहते हैं हाई मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड रिसेशनरी ट्रेंड्स इन द डेवलप्ड इकोनॉमी. रिसेशनरी ट्रेंड्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं रिसेशन क्या होता है. व्हाट इज रिसेशन? तो रिसेशन इज परसिस्टेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यदि लगातार डिक्लाइन होते जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, डैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये डिक्लाइन होते जाए तो वो रिसेशन की तरफ इकोनॉमी को मूव करा देगा. और इसका रिजल्ट क्या होता है? तो इसका रिजल्ट होता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिक्रीज इन जीडीपी. हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिक्रीज इन जीडीपी. तो इससे हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि रिसेशनरी ट्रेंड्स होता क्या है. तो रिसेशनरी ट्रेंड्स इज नथिंग बट इट इज ओनली डिक्लाइन इन जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर? तो ये तीन कारण हैं, इसके कारण एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स किया है और एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज जो है कॉन्ट्रैक्ट्स करके फाइनेंशियल ईयर 2023 में 46 बिलियन हो गया है. नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं इसी में. In 2021-22, total FDI inflows were 84.83 बिलियन. 2021-22 में जो टोटल FDI इनफ्लो था वो कितना था? 84.83 बिलियन था. लगभग 85 बिलियन FDI इनफ्लो 2021-22 में था, जो कि अब कितना हो गया है? तो अब हो गया है 46 बिलियन. जो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि 46 बिलियन जो है एफडीआई इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 2023 में हो गया है, जबकि 2021-22 में एफडीआई इनफ्लोज कितना है? 84.83 बिलियन विच इज़ अप्रॉक्स 85 बिलियन. यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सिंगापुर इमर्ज्ड एज अ बिग इन्वेस्टर. सिंगापुर जो है सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है एफडीआई का इंडिया में. सिंगापुर इन्वेस्ट लार्जेस्ट इन इंडिया. क्लियर? with the amount 17.2 billion in financial year 2023, followed by मॉरिशस दूसरे स्थान पे है, यूएस तीसरे स्थान पे है और यूएई चौथे स्थान पे है. तो हमें रैंकिंग याद करना है. रैंकिंग याद रखना है कि एफडीआई जो है एफडीआई इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट रैंक जो है सिंगापुर का है, सेकंड रैंक मॉरिशस का है, थर्ड रैंक यूएस का है और फोर्थ रैंक यूएई का है. इन चारों कंट्री ने क्रमानुसार इंडिया में इन्वेस्ट किया है, जैसे हम लोग एफडीआई इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, एज रिगार्ड्स टू सेक्टर मतलब किस सेक्टर में ज़्यादा एफडीआई आया है. तो फर्स्ट सेक्टर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई. जबकि सर्विस सेक्टर को दूसरे स्थान पर रखा गया है. सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव किया है. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र कंटिन्यू टू बी द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स. महाराष्ट्र जो है लगातार सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है रिसीव किया. कर्नाटका जो है वह सेकेंड रैंक पे है. दिल्ली जो है वह थर्ड रैंक पे है एफडीआई इन्वेस्टमेंट रिसीव में.
नेक्स्ट, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO फॉर 4 ईयर टर्म। गिरीश चंद्र मुर्मू को दोबारा इलेक्ट किया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में WHO का 4 साल के लिए। क्लियर? फॉर अ 4 ईयर टर्म फ्रॉम 2024 टू 2027। 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो जिनेवा में हुई, इस दौरान इनकी नियुक्ति की गई। दिस इज द सेकेंड मेजर इंटरनेशनल ऑडिट असाइनमेंट फॉर द कैग इन 2023। यह दूसरा मेजर इंटरनेशनल ऑडिट असाइनमेंट था कैग के लिए 2023 में। इससे पहले ऑलरेडी 2024-27 के लिए कैग जो है एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। क्लियर? बिसाइड्स WHO, कैग इज करेंटली द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सटर्नल ऑडिटर है 2020 से 25 के लिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के लिए भी है 2022 से 27। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW 2021 से 23 के लिए भी है। कैग इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। कैग जो है वह सदस्य भी है यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर का। ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्लियर? तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में कैग की नियुक्ति हुई है, जो हम लोग यहाँ देख चुके हैं। क्लियर? RBI सपोर्ट्स दैट 6.5% ग्रोथ रेट रहेगा इंडियन इकोनॉमी का 2022-23 के दौरान। तो इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम इज लाइकली टू बी सस्टेन्ड इन 2023-24। क्लियर? तो RBI के अनुसार कितना ग्रोथ रेट रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी का 2022-23 में? तो 6.5%। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक फ्रॉड्स डीप फर्दर इन फाइनेंशियल ईयर 2023। प्राइवेट बैंक्स रिपोर्ट मैक्सिमम केसेस। बैंक फ्रॉड सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखने को मिला, और यह सबसे ज़्यादा कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो प्राइवेट बैंक्स में। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 CITISS 2.0 फ्रॉम 2023 टू 2027। तो ये सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जो कि फुल फॉर्म है CITISS 2.0 का, फ्रॉम 2023 टू 2027। अब इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो CITISS 2.0 इज़ अ प्रोग्राम conceived by Ministry of Housing and Urban Affairs in partnership with the French Development Agency and Credit Installed Wideira of BAU, the European Union and the National Institute of Urban Affairs। तो ये जो CITISS 2.0 जो है वह एक प्रोग्राम है जो कि कंसेप्ट किया गया है, किसके द्वारा है ये लाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एंड क्रेडिट इंस्टॉल्ड फॉर वाइडेरा ऑफ बाउ, द यूरोपियन यूनियन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। द प्रोग्राम विल रन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के लिए यह रन होगा 2023 से 2027 तक। यह प्रोग्राम जो है सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट्स जो कि प्रमोट करे सर्कुलर इकोनॉमी को, विद द फोकस ऑन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एट सिटी लेवल, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म सेक्शन एट द स्टेट लेवल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एट द नेशनल लेवल। तो क्लियर है? तो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है किस चीज़ को प्रमोट करने की बात चल रही है? सर्कुलर इकोनॉमी को, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को। क्लियर? नेक्स्ट,
मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। कौन सा कैंपेन है? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम गैस श्री हरदीप सिंह पुरी। कब? तो 15 मई को लॉन्च किया गया इनके द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट वी नीड टू नो कि मेरी लाइफ मेरा शहर कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, यह एक नेशन वाइड कैंपेन है। इट इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन। द कैंपेन हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। और इस कैंपेन का भी क्या प्रिंसिपल है? तो जो 3R हम लोग देखते हैं, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, इसका मेन कोर प्रिंसिपल है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन का। द मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन लॉन्च्ड ऑन 5th of June, culminated on 5th of June 2023 with the pledge of life। 5 जून जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, उस दिन इसको कल्मिनेट कर लिया गया मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन को। किस शपथ के साथ? तो लाइफ हम लोग ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। लाइफ दैट मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2023-24 2023-24 के लिए MSP खरीफ क्रॉप्स के लिए जारी किया गया है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव्ड किया गया। क्लियर? इसमें देखते हैं हम लोग खरीफ क्रॉप्स में कि सर्वाधिक MSP किस फसल के लिए इंक्रीज की गई है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बाजरा जो है MSP 2022-23 में इसके लिए 2350 थी, जो कि MSP अभी जो जारी की गई 2023-24 के दौरान वह 2500 है। क्लियर? तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 82% एंड इन अमाउंट 150। जबकि पैडी कॉमन पैडी के लिए जो MSP 2040 रुपये थी वह 2183 रुपये हो गई, 50% इंक्रीमेंट हुआ। तो सर्वाधिक जो MSP इस वर्ष खरीफ क्रॉप में इंक्रीज हुई है वो है बाजरा। क्लियर? 82%। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जून 2023, रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। रेपो रेट जो है वह बदला नहीं है। यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी के विषय में हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जानने की आवश्यकता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह RBI के द्वारा जारी किया जाता है और यह द्विमासिक होता है, बाई मंथली, मतलब प्रत्येक 2 मंथ पे इसे जारी किया जाता है। क्लियर? These decisions are in consonance with the objective of CPI, Consumer Price Index inflation of the target of 4% with the band of ±2% while supporting the growth। मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन के अकॉर्डिंग CPI इन्फ्लेशन को कितना रखने का प्रावधान है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन को 4% और बैंड जो होना चाहिए ±2% के साथ रखने का प्रावधान है। दैट मीन्स CPI इन्फ्लेशन 4% रह सकता है, उसके अलावा +2% हो सकता है, डैट मीन्स 6% तक जा सकता है, या -2% हो सकता है, डैट मीन्स 4 - 2% तक हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई और डिजिट क्रॉस करता है CPI इन्फ्लेशन, देन इट इज़ नॉट विद इन द रेंज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, रिकमेंडेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, MPC decided to lower the inflation projection for 2023-24 to 5.1% from 5.2% earlier। MPC ने डिसाइड किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसाइड किया है कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो CPI इन्फ्लेशन होगा वो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो होगा वो 5.1% होगा, जो कि अर्लियर 5.2% था।
CPI इन्फ्लेशन द मेन यार्ड स्टिक फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग के लिए। दैट मीन्स CPI इन्फ्लेशन जो है वो मेन मेजरमेंट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग का। क्लियर? CPI इन्फ्लेशन क्या होता है? तो CPI इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स। अगेन आई रिपीटेड, CPI इन्फ्लेशन जो है वह मेजर है, मेजरमेंट है ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स के द्वारा जो बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड किए जाते हैं उसका मेजरमेंट है। ठीक है, प्राइस चेंज का उसका मेजरमेंट है, परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज का। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ कुछ हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के परसेंटेज देखेंगे, जैसे कि रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% है, बैंक रेट 6.75% है, कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है, जबकि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। तो यहाँ रिवर्स रेपो रेट RRR और SLR ये मोस्टली जो भी बाई मंथली रिपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी की जारी की जाती है उसमें यह एक समान होता है, RRR और SLR, बाकी सब वैरी करते हैं। क्लियर? इसके अलावा बाई मंथली ये चेंज भी हो सकता है, इसलिए हमें प्रत्येक 2 मंथ पे इसे फिर से देखने की ज़रूरत है कि क्या चेंजिंग हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, important initiative have been taken to strengthen 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, टू रियलाइज द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। 4 important initiative have been taken in regards to this. First is the, in order to expand their business, urban cooperative bank can now open new branch. इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, कोऑपरेटिव बैंक को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसे अब परमिशन मिल गया है कि वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का नया ब्रांच भी खोल सकती है। क्लियर? सेकेंड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन ऑल्सो डू वन टाइम सेटलमेंट एट पर विद द कॉमर्शियल बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक can also do one-time settlement at par with the commercial bank. Third, revised timelines for PSL target given to urban cooperative bank. revised timeline दिया गया है जो कि अब कर दिया गया है 2026। revised timeline for PSL that means priority sector lending। priority sector lending ज़्यादातर विशेषकर कुछ खास, ठीक है, खास सेक्टर्स को लेंड किया जाता है, उसे कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर। डेजिग्नेटिंग अ नोडल ऑफिसर इन आरबीआई में एक नोडल ऑफिसर होगा कोऑपरेटिव बैंक का। नेक्स्ट करेंट, वियना विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी। वियना जो है वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी है। ऑस्ट्रिया जो है वियना की कैपिटल है, जबकि दूसरे स्थान पे कौन आया है मोस्ट लिवेबल सिटी में? डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन। तो यहाँ हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि वियना ऑस्ट्रिया जो फर्स्ट रैंक पे है, कोपेनहेगन डेनमार्क जो सेकेंड रैंक पे है। क्लियर? जबकि दमस्कस सीरिया का जो है वो सबसे बॉटम स्टेप पे है, 173 रैंक, जबकि कराची पाकिस्तान 169। गुजरात रिप्लेस तमिलनाडु एज द लीडर इन द वाइंड एनर्जी कैपेसिटी। गुजरात जो है तमिलनाडु को रिप्लेस करके अब जो है लीडिंग स्टेट हो गया है वाइंड एनर्जी कैपेसिटी में। गुजरात हैज़ ऑल्सो बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर राजस्थान टू अचीव कम्युलेटिव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। डैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में राजस्थान फर्स्ट रैंक है और गुजरात सेकेंड रैंक है। क्लियर? राजस्थान इज द लीडर इन ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर।
जबकि तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पे है। तो फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान, सेकंड पोजीशन पे गुजरात एंड थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु विथ रेस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। Government imposes a stock limit on wheat till March 2024 to offload 15 lakh via open market sale. Clear? To check the hoarding and contain black marketing. तो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है स्टॉक लिमिट वीट पर 2024 तक, ताकि क्या किया जा सके, लगभग 15 लाख ओपन मार्केट सेल जो है उसके प्राइसेस को चेक किया जा सके। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, इंडिया इज एट 127 प्लेसेस इन 146 कंट्रीज। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया रैंक्स 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। In this ranking, no country has yet achieved full gender parity, although the top 9 countries में आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग 2023, जिसमें कि आइसलैंड जो है वह फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक पे नॉर्वे है और फिनलैंड थर्ड रैंक पे है। क्लियर? तो याद रखना है रैंकिंग में फर्स्ट रैंक आइसलैंड, सेकेंड रैंक नॉर्वे एंड थर्ड रैंक फिनलैंड, जबकि इंडिया 127, स्कोर 0.642। स्कोर कितना है इंडिया का? 0.642 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जबकि रैंक है 127। और अफगानिस्तान बॉटम पोजीशन पे है 146 के साथ, रैंक 146। इंडिया इज एट 67th प्लेस इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। इंडिया 67वें 67th प्लेस पे है। इंडिया, अब ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको भी रिलीज किया जाता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विच इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे कंसेक्यूटिवली रैंक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन है? स्वीडन है, सेकेंड स्थान पे डेनमार्क है एंड थर्ड पे नॉर्वे। क्लियर? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और फर्स्ट रैंक स्वीडन का है, सेकेंड रैंक डेनमार्क का है, थर्ड रैंक नॉर्वे का है। इंडिया एंड द यूएस एग्री टू फॉर्म $1 billion फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी। इंडिया और यूएस ने आपसी सहमति जताई है फॉर्म करने के लिए $1 billion फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी। टुगेदर टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अंडर इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड यूएस हाइड्रोजन एनर्जी अर्थ सूट। तो इंडिया और यूएस जो फॉर्म कर रहा है $1 billion फंड ग्रीन एनर्जी प्रमोशन के लिए, इससे क्या होगा? तो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट जो है वो कम होगा। ये इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और यूएस के हाइड्रोजन एनर्जी अर्थशॉट मिशन को भी सपोर्ट करेगा। इट विल फर्दर बूस्ट इट। द सेटलमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। हाल ही में पीएम ने जब यूएस विजिट किया उस दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का फॉर्मेशन किया गया, जिसका फाउंडिंग मेंबर कौन है? यूएस है। और इसको फॉर्म किया गया है, लॉन्च किया गया जुलाई 2023 में। तो याद रखने वाली बात यहाँ ये है कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, formation of global biofuel alliance in 2023 and US is a founding member. Clear? Next, India's current account deficit widened to $67 billion in the financial year 2022-23, $67 million in 2022-23, जबकि $38.7 billion $38.7 billion इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है इंडिया का
वो काफ़ी बढ़ गया है। 21-22 में जो 38 बिलियन था, करीब 38 बिलियन था, जो इस वर्ष 2022-23 के दौरान 67 बिलियन हो गया। क्लियर। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? तो करेंट अकाउंट डेफिसिट refers to more money moved to abroad than it receives. That means a country who spend more on imports than export. That means if imports increases than export, then it is regarded as current account deficit. Government fixes fair and remunerative prices of sugarcane at rupees 315 quintal for sugar season 2023-24. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved fair and remunerative prices for sugarcane for sugar season 2023-24. तो हम लोगों ने पीछे देखा कि अन्य फसलों, खरीफ फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, बस सिंगल क्रॉप जो शुगर केन है उसके लिए स्पेशल एफआरपी जारी होता है, जिसे हम लोग फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कहते हैं। क्लियर। अब ये एफआरपी किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो एफआरपी जो है, एफआरपी इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्लियर। तो ये कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जारी किया जाता है एफआरपी फॉर शुगर केन। क्लियर। Again I repeated it, FRP has been determined on the basis of recommendation of Commission for Agricultural Cost and Prices, commission after consulting state government and other stakeholders. The most important line, India is the second largest exporter of sugar in the world. क्लियर। इंडिया जो है दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, निर्यातक है शुगर का विश्व में। इन द शुगर सीजन 2021-22 इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। क्लियर। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है शुगर का वर्ल्ड में, तो है ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। क्लियर। It is expected that India would become the third largest ethanol producing country in the world 2025-26। इंडिया जो है वह तीसरा लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगा 2025-26 तक। क्लियर। यूनिक पैकेज फॉर फार्मर्स अनाउंस्ड, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड यूनिक पैकेज फॉर फार्मर्स। It is for the well-being and economic betterment of farmers by promoting sustainable agriculture. Clear। अब ये कुछ स्कीम्स में हम लोग देखते हैं कि फॉर द वेल-बीइंग एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट इज़ द यूरिया सब्सिडी स्कीम विल कंटिन्यू। जो यूरिया सब्सिडी स्कीम है वो कंटिन्यू जारी रहेगा, और यूरिया सब्सिडी स्कीम जो है वह फुल्ली फाइनेंस्ड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू बजटरी सपोर्ट। सेकेंड प्रोग्राम, नैनो यूरिया इकोसिस्टम स्ट्रेंथन, नैनो यूरिया इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा बाय 2025-26। 8 नैनो यूरिया प्लांट्स विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 44 करोड़ बॉटल्स, country on a way to become आत्मनिर्भर in यूरिया by 2025-26। देश को यूरिया प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, कब तक, 2025-26 तक। अब कुछ हम साइट्स देखते हैं जहाँ पे यूरिया प्रोडक्शन होता है, जैसे कि पानागढ़ वेस्ट बंगाल, रामागुंडम तेलंगाना, गोरखपुर यूपी, सिंदरी झारखंड एंड बरौनी बिहार। क्लियर। तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे यूरिया प्रोडक्शन किया जाता है, और 2025-26 तक देश को यूरिया प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना है। इंडिजीनस प्रोडक्शन ऑफ यूरिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ 225 लाख मेट्रिक टन ड्यूरिंग 2014-15 to 250 lakh metric ton during 2021-22।
PM program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth. PM pranam. PM program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of Mother Earth. PM pranam. क्लियर। इसके तहत बैलेंस्ड और सस्टेनेबल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जाएगा। इनोवेशंस लाइक नैनो फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादातर प्रयोग होगा, विच हेल्प इन द रीस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ द मदर अर्थ। दस इट विल प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द मदर अर्थ एंड इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2023-24। fermented organic manure, liquid fermented organic manure and phosphate rich organic manure produced as a byproduct from biogas plant and compressed biogas plant, which is set up under umbrella scheme of Govardhan initiative। तो fermented organic manure, liquid fermented organic manure and phosphate rich organic manure जो है यह बाई प्रोडक्ट है किसका, बायोगैस प्लांट या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का, जिसे सेटअप किया गया है गोवर्धन इनिशिएटिव के तहत। क्लियर। सच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वुड बी ब्रांडेड इन द नेम्स ऑफ भारत ब्रांड, और इस प्रकार के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भारत ब्रांड के तहत लेबल किया गया है। क्लियर। भारत ब्रांड FOM, भारत ब्रांड LFOM एंड भारत ब्रांड PROM। Clear. This initiative will facilitate implementation of the budget announcement of establishing 500 new waste to wealth plant under Govardhan scheme for promoting circular economy। तो इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया जाएगा, तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या इस्टेब्लिश किया जाएगा 500 नया वेस्ट टू वेल्थ प्लांट गोवर्धन स्कीम के तहत, ताकि प्रमोट किया जा सके सर्कुलर इकोनॉमी को। क्लियर है। इस स्कीम के तहत, गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नया न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इस्टेब्लिश्ड होगा जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। फार्मिंग हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड फॉर BSc as well as MSc program to be implemented from the academic session जुलाई-अगस्त 2023। फार्मिंग को BSc और MSc प्रोग्राम्स में भी इंक्लूड किया गया है इन द एकेडमिक सेशन जुलाई-अगस्त 2023। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया, यूरिया गोल्ड के नाम से जिसे हम लोग जानेंगे या जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया जिसे यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता है, टू एड्रेस सल्फर डिफिशियंसी इन द सॉइल एंड सेव इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर्स। तो इसके इंट्रोडक्शन से जो सल्फर की कमी होती थी सॉइल में, उससे निजात मिलेगा, और दूसरी ओर इनपुट कॉस्ट जो लागत लगता था फार्मर्स के द्वारा इन द क्रॉपिंग पैटर्न वो कम होगा। बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसे पहली बार, ठीक है, सल्फर कोटेड यूरिया को देश में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र टचेज 1 लाख, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो हैं वह 1 लाख हो चुके हैं। जैसे कि फार्म इनपुट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नीड्स ऑफ फार्मर्स, जो फार्म इनपुट है वह बीइंग प्रोवाइडेड एज वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। तो फार्म इनपुट को इसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा सभी फार्मर्स को एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्लियर। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल मीट विद द अनदर लेक्चर।